उसी जहानाबाद जिले से जो अरवल बना है, मैं वहाँ कुछ धरती पर चलता हूँ और वहाँ से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता बड़े भाई अभिषेक रंजन जी को। निश्चित तौर पर आपने वहाँ की संघर्ष को देखा है, महसूस किया है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत से जुड़े और उस जहानाबाद जिले की मिट्टी को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके बीच आज के विषय बिंदु पर चर्चा करने के लिए सामाजिक व्यवस्था और सम्राट अशोक महान का शासन पर बड़े भाई अभिषेक रंजन जी। हेलो। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने देश भारत की एकता, अखंडता, आपसी बंधुता के प्रतीक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए इस देश में रहने वाले विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। उसके बाद इस दुनिया में पहली बार अस्त व्यस्त, अशिक्षित और असभ्य मानवता को सभ्यता के पाठ पढ़ाने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इनके संदेशों को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों के कोने कोने में फैलाने वाले अपने ही देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, वसुधैव कुटुंबकम के जनक, धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक और जीनोदय के प्रणेता सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूं, जिनके शासन नीतियों का लिखित दस्तावेज ही आज अपने भारत का वर्तमान दस्तावेज है। उसके बाद इस नमन के कड़ी में मैं उस व्यक्ति को नमन करना चाहूँगा जिनके बारे में कहा जाता है, अभी हमारे बड़े भाई प्रवीण जी बता रहे थे कि हमने जहानाबाद की मिट्टी को देखा है। वस्तुतः मैं जहानाबाद की मिट्टी को जन्म से तो नहीं देखा है, लेकिन वहाँ की मिट्टी से हमको बचपन से लगाव जरूर है। इसलिए मैं ये जानता हूँ, घटना उस वक्त की है कि जब उसी जहानाबाद जिले के कुर्था प्रखंड में 1935-36 के करीब एक बालक मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया था और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके जो आर्थिक स्थिति थी वो अलाउ नहीं कर रही थी। तो उस बालक के पिता उस बालक को लेकर के और उसी बगल के गांव के एक बहुत बड़े विषमतावादी यानी समांत के पास जाते हैं कि आज मेरा बेटा बड़े अच्छे अंकों से मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया है और ये आगे की पढ़ाई करना चाहता है। अगर आपके तरफ से कुछ सहयोग हो जाए तो मेरा बेटा अच्छा अंक से प्राप्त किया है, आगे कुछ अच्छा करेगा। उस समांत ने करवट बदला और जगदेव बाबू के तरफ देखा और बोला कि यही आपका बेटा है। उन्होंने बोला कि हाँ यही मेरा बेटा है। तो उस समांत ने बोला ठीक है तेरी सहयोग की जाएगी, तो अपने आगे की पढ़ाई करना, लेकिन आप पहले मेरा पैर दबा, उसके बाद से आगे की बात करना। और जगदेव बाबू जब उस बात को सुनते हैं तो उसी समय इससे इनकार करते हैं और उनके मन में एक ज्वाला भड़कती है कि इस विषमतावादी समाज को कैसे विषमतावादी समाज लोगों को खाए जा रही है। और वहीं से उठाते हैं कि अब पढ़ाई तो दूर की बात, पढ़ाई तो करूंगा ही, लेकिन जो ये समाज में विषमता फैली है उसके खिलाफ लड़ाई भी करूंगा इस पढ़ाई के साथ साथ। और उसी बालक का नाम भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद हुआ करता है, जिनकी 100वीं शताब्दी पूरी जन्म तिथि पूरी होने के बाद आज हम उनके जन्मोत्सव समारोह में उपस्थित हुए हैं। साथी, अब जगदेव बाबू ने जो लड़ाई लड़ी ये बहुत कोई नई बात नहीं थी। ये सम्राट अशोक भारत के वैसे चक्रवर्ती सम्राट हुए थे जिन्होंने सामाजिक परिवेश को, सामाजिक एकता, अखंडता को, समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद एक ऐसा
धम्म को स्वीकार किया, जो कंप्लीटली वह धम्म एकदम धर्मनिरपेक्ष था। अर्थात कहा जाए, अगर जो कहा जाए कि ये कौन सा धम्म है जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, तो सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को अपनाया था, और बुद्ध का धम्म बिल्कुल ही एक धर्मनिरपेक्ष धम्म हुआ करता है। साथियों, सम्राट अशोक ने उसी को अपना करके और विश्व विजेता बनने का खिताब प्राप्त किया था। और सम्राट अशोक का नाम आज भी रूस के वोल्गा से लेकर के भारत के गंगा तक सम्मान के लिए इसके साथ लिया जाता है। और ये सम्मान सम्राट अशोक को इसलिए प्राप्त नहीं है कि सम्राट अशोक की साम्राज्य बहुत बड़ा था और सम्राट अशोक की भुजाएं बहुत शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए लिया जाता था कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के धम्म को अपनाने के बाद यह निर्णय लिया कि अब मैं तलवार के बल पर शासन नहीं करूंगा, अब मैं धर्म के बल पर शासन करूंगा। और धम्म के बल पर शासन करके उनके पूर्वजों ने जो विरासत उनको दी थी, उस विरासत को कई गुना करने का काम किया। और इसीलिए आज सम्राट अशोक का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। साथियों, तो सम्राट अशोक क्लब इसी सम्राट अशोक के कारवां को, उस समय की सामाजिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन और इस संगठन का निर्माण किया है। और ये प्रण लिया है कि जो जगदेव बाबू का सपना था, जो सम्राट अशोक का सपना था, जो गौतम बुद्ध का सपना था, जब तक हम लोग इसको जन जन तक पहुंचा न देंगे, ये संविधान के आम भावना को जब तक जन जन तक पहुंचा न देंगे, तब तक हम सम्राट अशोक क्लब के लोग बैठेंगे नहीं। ऐसा कार्यक्रम और ऐसा आयोजन करते रहेंगे और गांव-गांव जाकर के इस संविधान की भावनाओं को, सम्राट अशोक की नीतियों को बताने का काम करेंगे। साथियों, संविधान लिखने के पहले सबसे पहले उसका प्रस्तावना लिखा गया और प्रस्तावना में संविधान के मूल भावना को समाहित करने के लिए सोचा गया। और कहा जाता है कि जब कभी भी संविधान के संचालकों को संविधान के किसी अनुच्छेद या अनुसूची की व्याख्या करने में दिक्कत होती है, तो संविधान की प्रस्तावना को देखता है और संविधान की प्रस्तावना को देख करके उस अनुसूची की व्याख्या करने का काम करता है। इसलिए मैं अपने वक्तव्य को विराम देने के पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इतने सक्षम हो जाएं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कोई बहुत बड़ा अधिकारी ही बना दें, बहुत बड़ा पदाधिकारी ही बना दें, बल्कि पढ़ा लिखा कर इस कदर जरूर बना दें ताकि वो सम्राट की शासन, अशोक के शासन नीतियों को और सम्राट अशोक के शासन नीतियों पर आधारित निर्मित संविधान के प्रस्तावना को पढ़ करके और उसके भावना को समझ सके। क्योंकि जब वो सम्राट अशोक के नीतियों पर आधारित संविधान के प्रस्तावना के भावना को समझ लेगा, तो ये अधिकारी बने न बने एक देश का जागरूक नागरिक जरूर बनेगा और उससे देश में शांति सद्भावना उत्पन्न होगी और भारत की सामाजिक व्यवस्था एक शांतिमय सामाजिक व्यवस्था होगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत, जय सम्राट अशोक क्लब।